हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे मां काली मंदिर का उद्घाटन। 50 साल बाद हुआ पुनर्निर्माण। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने नष्ट किया था मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। चुनाव को लेकर होगी चर्चा, देंगे जीत का मंत्र। पीएम मोदी अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वाराणसी में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी और हरदीप सिंह पुरी भी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, वीर सैनिकों के नाम पर रखा जाएगा छावनियों की सड़कों और इमारतों का नाम। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। आज काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश के महापौर आएंगे, उन्हें आमंत्रित किया गया है। वहीं 16 दिसंबर की सुबह से उनका आना शुरू हो जाएगा। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को नगर विकास विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे। 3 दिवसीय प्रदर्शनी 17, 18 और 19 दिसंबर को टीएफसी में आयोजित होगी। 17 दिसंबर को बाहर से आए महापौर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 18-19 दिसंबर को लोगों के लिए प्रदर्शनी खुली रहेगी। पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड से पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करेंगे। सुबह के नाश्ते पर होने वाली इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस दौरान सांसदों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा भी होगी और कई सांसदों को पीएम की तरफ से काम को लेकर दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। पीएम मोदी देश भर के बीजेपी सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ते पर मिल रहे हैं। सवाल पूछने पर पत्रकार से बदसलूकी करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर देश की संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। लेकिन टेनी पर एक्शन कब होगा, ये लोगों की समझ से परे है। इस सियासी बवाल के बीच अजय मिश्रा टेनी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। आज प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी टेनी के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा भी करने वाले हैं। आज का दिन भारत की वीरता का परिचायक है, क्योंकि आज से ठीक 50 साल पहले भारत के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम के दम पर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के बाद आज के ही दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 1971 में देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी सेना को हराकर विजय पताका फहराई थी। ऐसे में इस खास दिन जहां एक तरफ दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ढाका में हैं। आज देवी काली के रमना काली मंदिर नामक एक पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस एस्टेट्स डायरेक्टरेट यानी रक्षा संपदा महानिदेशालय के 96वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महानिदेशालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण करने वाले बहादुर सैनिकों और दिग्गज लोगों के नाम पर कैंट और सैन्य छावनियों में सड़कों और इमारतों के नाम होने चाहिए। इस दौरान डीजी डिफेंस एस्टेट्स अजय कुमार शर्मा और रक्षा सचिव अजय कुमार भी मौजूद रहे। हालांकि रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि सड़क के नाम बदलने के दौरान इतिहास से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही जिन ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों ने देश के लोगों की भलाई के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, उनके नाम नहीं बदलने चाहिए। इस मौके पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान छावनी परिषद द्वारा कार्यों की रक्षा मंत्री ने तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के सभी कैंट महामारी की तीसरी लहर से भी लड़ने के लिए तैयार है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड को सम्मानित किया। दिल्ली कैंट को सभी 62 छावनियों में सबसे स्वच्छ होने के लिए रक्षा मंत्री ने अवार्ड दिया। पुणे को हॉस्पिटल के रखरखाव और मेडिकल सुविधाओं के लिए भी सम्मानित किया गया। कसौली छावनी को डिजिटल क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को रायबरेली में विजय यात्रा निकालेंगे। अखिलेश रायबरेली में रहकर जनता की नब्ज टटोलेंगे।
साथ ही अखिलेश यादव करीब 1 बजे अपनी विजय यात्रा निकालेंगे और गुरबख्शगंज में लोगों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि गुरुवार को अखिलेश यादव ने कभी अपने प्रतिद्वंदी रहे अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया यानी शिवपाल सिंह यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और इस दौरान दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात तय हो चुकी है। अखिलेश ने शिवपाल के साथ अपनी एक तस्वीर टैग करते हुए ट्वीट में कहा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें से एक तरफ जहां विक्टोरिया पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जो दिल्ली लाल किले तक जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर 1400 इतिहास के पन्नों से उकेरी गई विभिन्न क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी और हाईटेक गैलरी का शुभारंभ भी राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में होगा। बता दें कि विक्टोरिया पार्क में राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी, राष्ट्रीय वंदना और वंदे मातरम, क्रांति गाथा, कथक नृत्य संरचना के तहत शिवांगी संगीत महाविद्यालय के 75 कलाकारों की तरफ से प्रस्तुति भी दी जाएगी। बांग्लादेश मुक्ति के समय हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में 31 दिसंबर 1971 तक शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को भी अब राजस्थान सरकार सरकारी नौकरी देगी। अब तक 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजन सरकारी नौकरी से वंचित हैं। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। शहीद सैनिकों के आश्रितों में अब रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्णिम विजय दिवस पर हुए कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों को नौकरी देने में नियम बदलने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री बना, जाति पाति की राजनीति नहीं पाता हूँ। मेरी जाति का एक आदमी है, मेरे एक वो खुद ही है। सच्ची कौन मुझे प्यार नहीं करती, विश्वास नहीं करती, प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर दो बातें कहने की स्थिति बनी। सरकारी बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल लगातार जारी है। इसके चलते देश भर के बैंकों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बैंकों की हड़ताल से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सरकार की प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत बैंकों की 9 यूनियन आती है। वहीं कल से देश भर में सरकारी बैंक शाखाओं में काम ठप पड़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालत के मद्देनजर स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर आज फैसला किया जाएगा। इस मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने दूध और डेयरी इकाइयों को फिर से 24 घंटे शुरू करने की परमिशन दे दी है। आज इस पर फैसला होगा कि स्कूलों को फिर से खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए या फिर नहीं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 17 दिसंबर को या उससे पहले स्कूलों को फिर से खोलने और निर्माण कार्य प्रतिबंध हटाने पर फैसला होगा। औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही छूट के प्रभाव के आधार पर स्कूलों और निर्माण कार्यों पर फैसला किया जाएगा। वहीं 6 थर्मल पावर प्लांट जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 10,000 रुपए के सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें आकस्मिक खर्चों पर आने वाली राशि को भी शामिल किया गया है। साथ ही भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के खर्च भी शामिल है। वहीं 17 जिलों में 22 समूह जल प्रदाय योजनाओं को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके जरिए 6,117 गाँव में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इससे इन ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं, नलकूपों पर निर्भरता भी कम हो सकेगी।
दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कार मालिक दूसरे राज्यों में वाहन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण जारी किए जाएंगे ताकि दूसरी जगह वाहनों का री रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर रोक लगी हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया था। इसमें ये साफ कहा गया है कि निजी गाड़ियां 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट को पास ना करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त भी कर लिया जाएगा। जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास करेगी उन गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। अनफिट गाड़ियों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली परिवहन विभाग भी 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों या 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान कर चुका है। विभाग का कहना है कि भारी जुर्माना लगाने के अलावा उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा या फिर स्क्रैप कर दिया जाएगा। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी इलाके में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन जारी है। इसी कड़ी में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान है कि हफ्ते के अंत तक पारा लुढ़कने से कपकपी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 19.8 और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर यानी 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से तापमान मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही के चलते दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सिस्टम का असर आज खत्म होने के साथ ही कल से प्रदेश में एक बार फिर से तापमान में गिरावट के साथ सर्दी लोगों को परेशान करती हुई दिखाई देगी। वहीं प्रदेश में 4 दिन पहले सक्रिय हुआ एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं बीते 4 दिनों से रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में जहां रात का तापमान 10 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर बना हुआ है, तो वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन जारी है। इसी कड़ी में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के कुछ भागों में ठिठुरन बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा लुढ़कने से कपकपी और बढ़ेगी। सुबह और शाम को सर्द हवाओं का सिलसिला चल पड़ा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम 19.8 और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। राजस्थान में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 26 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 11 मरीज मिले हैं, तो वहीं जयपुर के अलावा शुक्रवार को भीलवाड़ा, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में भी केस मिले हैं। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 16 दिनों की रिपोर्ट देखें तो पूरे प्रदेश में 388 मरीज अब तक मिल चुके हैं, जो पिछले महीने यानी नवंबर में मिले केसों से काफी ज्यादा है। वहीं नए मामलों की स्थिति देखें तो ये नवंबर के मुकाबले 2 गुना तेजी के साथ लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार में एक बार फिर से देश में ओमिक्रॉन के 14 नए केस सामने आए।
देश में अब ओमिक्रॉन के कुल केसों की संख्या 87 तक पहुंच चुकी है, जहां एक और कर्नाटक में एक ही दिन में कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के 5 नए मरीज मिले। अब राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 8 मरीज हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के कुल 10 मरीज हो चुके हैं। वहीं हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में भी 4 नए मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के केस भी मिल चुके हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड के फरवरी में होने वाले एग्जाम के टलने की भी संभावना बढ़ने लगी है। मंडल की ये पूरी कोशिश ऑफलाइन परीक्षा कराने पर है, लेकिन एग्जाम के ना होने की स्थिति में एक और प्लान तैयार कर लिया गया है। ये परीक्षा नहीं होने की स्थिति में इस बार फॉर्मूला रिजल्ट की जगह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के भारत दौरे पर है। उनकी आधिकारिक दौरे की शुरुआत शुक्रवार से होगी। वहीं इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगी और अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता भी करेंगी। फ्रांस के दूतावास ने इस बात की जानकारी दी है। दूतावास ने आगे बताया कि बातचीत में व्यापक रूप से भारत फ्रांस रक्षा सहयोग के पहलू शामिल होंगे। इसमें ऑपरेशनल डिफेंस कॉर्पोरेशन, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा, मेक इन इंडिया के अनुरूप औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी और आतंकवाद विरोधी सहयोग शामिल है। गुजरात के पाटन की हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी भवन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग के साथ कार्यकर्ताओं ने उत्तर गुजरात हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी कैंपस में वहां पर वो पहुंचे, लेकिन कुलपति हाजिर न होने से एनएसयूआई के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी भवन में सूत्रोच्चार उन्होंने किया और वही कैंपस में भूख हड़ताल कर धरने पर बैठ गए। 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में से एक छात्र की हालत बिगड़ गई। एनएसयूआई के छात्रों ने 2 दिन से आंदोलन जारी रखा हुआ है। 2 दिनों से छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट यूनियन ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है। जब तक यूनियन की मांगे यूनिवर्सिटी स्वीकार नहीं करेगी, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा करने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा है। टोहाना राष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल ने पुलिस के सहयोग से वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए। सर्दियों में धुंध के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुहिम चलाई गई। काउंसिल के जरिए कार, मोटरसाइकिल, ट्रक जैसे भारी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए। स्थानीय डीएसपी टीम मौके पर मौजूद रही। सर्दी के मौसम में धुंध के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के मकसद से राष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल की टीम और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस दौरान स्थानीय डीएसपी बीरम सिंह विशेष रूप से वहां पर मौजूद रहे। ज्ञात है कि अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और धुंध जो है वो पड़ने लगेगी, जिसमें विजिबिलिटी जो है वो 0% हो जाती है और दूर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस कारण हमारे वाहनों में जो है आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसमें जान और माल दोनों प्रकार की हानि होती है। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय मानव अधिकार काउंसिल के द्वारा जो है ये रिफ्लेक्टर व्हीकलों पे लगाने का जो कार्यक्रम है ये शुरुआत की गई है और बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे हमारी जो है वो जन हानि जो है मेन बचाव होता है, ताकि रिफ्लेक्टर लगा होगा तो व्हीकल पे दूर से पता लगेगा कि कुछ चीज़ आ रही है। चलिए फिलहाल के लिए खबर इंडिया में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।